हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी टेट सीडीपी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें 2 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और 30-30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, यानी सीबीएसई द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा की क्या परिभाषा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की प्रगति में योगदान दे, उसके फ्यूचर में काम आए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। यानी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उपयोग अपने फ्यूचर में अपने जीवन में उपयोग करे, ऐसी शिक्षा हमें देनी है। और इससे जो समाजीकरण कर रहे हैं उससे हमें क्या अपेक्षा है, क्या अपेक्षा करनी है कि कैसा समाजीकरण चाहते हैं इस प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से हम। तो ऐसा समाजीकरण चाहते हैं जो देश की समाज की उन्नति में अपना योगदान दे, सहयोग करे, यानी सहयोगात्मक भाव होना चाहिए बच्चे के अंदर कि वो देश की उन्नति में समाज के जो नियम है, जो कानून है, देश की प्रगति में अपना योगदान दे, ऐसा समाजीकरण हम चाहते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हो इसमें आपको? वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रगति प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती, ऐसी अपेक्षा करते हैं। दूसरा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। तीसरा क्या दिया? वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। चार है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे है सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी इनमें क्या बोला है कि कैसा अपेक्षा कर रहे हैं कि कैसा समाजीकरण चाहते हैं बच्चे का आप, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो ऐसा समाजीकरण चाहते हैं जो समाज की, देश की उन्नति में योगदान दे, ठीक है, और क्या हो, वो सक्रिय भागीदार और सामूहिक जो कर्तव्य है वो निर्वाह करे वो बच्चा, ऐसा समाजीकरण चाहते हैं हम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका? इसमें देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करता सामाजिक कौशल सीखे, यानी उसको ध्यान में रख के वो सामाजिक कौशल सीखे, उसके जो नियम है कानून है उनका अपनाए, और जहां ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो उनमें संशोधन की भी आ सकता है, तो वो भी करना है। ऐसा नहीं कि जो रटे रटाए हैं उनको वैसे का वैसा करना, नहीं, जरूरत आने पर उनमें जो जरूर संशोधन करने हैं वो भी जरूरी है। तो इसमें आएगा हमारा 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसमें क्या पूछा? जो वायगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था वायगोत्स्की ने? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि बच्चा एक सीमा तक अपना विकास कर लेता है, यानी वो खुद सीख लेता है, और बाद में उसको अपने से ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है। उसमें उसका टीचर हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। उनको बोला था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर बोला था, अधिक जानकार, ठीक है, वो उसकी सहयोग करेगा, सहयोग जो सहायता वो करेगा, उसको उन्होंने पाड़िया ढांचा कहा था, स्केफोल्डिंग कहा था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत में। इस समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या कहा था? ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक सीमा तक बच्चा खुद सीख लेता है पर बाद में उसको अपने से ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है, तो वो हो गया उसका, जहां तक सीख रहा है उसका समीपस्थ विकास हो गया। बाद में उसको सहयोग की जरूरत पड़ी, यानी टीचर और बच्चा एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, पारस्परिक आदान प्रदान कर रहे, टीचर सिखा रहा है और बच्चा सीख रहा है, तो एक दूसरे में पारस्परिक शिक्षण हो रहा है, यानी अगर टीचर सिखाएगा नहीं तो बच्चा सीखेगा नहीं, अगर बच्चा सीखना नहीं चाहेगा तो टीचर किसको सिखाएगा, यानी एक दूसरे से उनका तालमेल होना, संवेदनशील होना जरूरी है। अपने सिद्धांत में इन्होंने ये कहा है। और उन्होंने क्या कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि निजी वार्तालाप भी जरूरी है, यानी बच्चा जो अपने आप से निजी वार्तालाप
करता रहता है वो उसके विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है। यानी आत्म जो वार्ता करता है, निजी जो वार्ता करता है, अपने आप से बच्चा जो बड़बड़ाता रहता है ना खेल खेल में पढ़ने में, तो वो उसके विकास में योगदान देती है। तो ये सब वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। पर इसमें क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? यानी जो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं उनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि जो इनके सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का उसके हिसाब से सही है वो चीज? सक्रिय अनुकूलन, अनुकूलन के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बच्चा कैसे अनुकूलन करेगा, तो ये तो इससे संबंधित नहीं है। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, हाँ ये हो सकता है कि टीचर सिखाएगा बच्चा सीखेगा। अगर बच्चा सीखेगा नहीं तो टीचर किसको सिखाएगा? यानी एक दूसरे से उनका तालमेल होना, उनके एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, सहानुभूतिपूर्ण होना उनका जरूरी है, तो पारस्परिक शिक्षण हो सकता है। तीसरा क्या दिया? संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ये भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, तो अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम तो कोहलर ने दिया था। यानी जब बच्चे ऐसी स्थिति आती है उस स्थिति में बच्चा अपनी सूझ का कैसे प्रयोग करता है, वो तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, वो अलग है, वो वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो ही सही है कि वाइगोस्की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उस पे पारस्परिक शिक्षण आधारित है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? एक शिक्षिका, क्या है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलर के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? यानी शिक्षिका है, उसने ऐसा असाइनमेंट दिया है विद्यार्थियों को कि वो उनके पर विकास में योगदान देगा और वो अपने आप ही कर लेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो ये क्षेत्र है इसमें बच्चा खुद से सीख रहा है, उससे अपने से अधिक जानकारी की उसको जरूरत नहीं है। तो इस वाले स्टेज में बच्चा कहाँ पहुंचा हुआ है वो हमें बताना है, और किस सिद्धांत को ध्यान में रखते? कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, उसके हिसाब से बच्चा कहाँ है वो हमें बताना है, कौन सी अवस्था में पहुंचा हुआ है बच्चा की जब उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है सहयोग की। तो कोहलर ने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। अपने इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताए थे? 3 स्तर बताए, 3 स्तर बताए हैं और उनकी क्या बताई है? 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर की और 6 अवस्थाएं, यानी एक स्तर में दो दो अवस्थाएं बताई है। पहली जो अवस्था बताई है उन्होंने वो बताई है पूर्वपरागत, यानी पहला स्तर कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत। दूसरा स्तर हो गया परंपरागत और तीसरा हो गया पश्चिम परंपरागत। ये 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने और अपने इन 3 स्तर में 6 अवस्थाएं बताई। यानी जो पहला स्तर है पूर्व परंपरा उसमें 2 अवस्था बताई है। पहले बच्चा क्या करता है? आज्ञा से, या तो आज्ञा मम्मी पापा या कोई बोलेगा वैसे मान लेगा, या उनके दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करेगा, पहले उन्होंने ये कहा है। फिर क्या करता है बच्चा? लेन देन वाला भाव आ जाता है कि मैंने तुझे दिया था तू मुझे दे, तब नैतिकता का पालन करता है। ये दूसरी अवस्था होगी, यानी पहले स्तर की 2 अवस्थाएं बताई है। पहली आज्ञा या दंड की अवस्था और दूसरी है सरल अहंकार की अवस्था या यांत्रिक सापेक्ष आदान प्रदान वाली विनिमय वाली जो अवस्था है वो आती है पहले स्तर में। और फिर अब पहुंचता है बच्चा दूसरे स्तर में पहुंचा, कौन सा? परंपरागत स्तर में पहुंचता है और उसकी 2 अवस्थाएं बताई है। पहली है प्रशंसा की अवस्था, यानी बच्चा अच्छा बनने के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए नैतिकता का पालन करता है कि मैं अच्छा बनूंगा तब ये मुझे बोलेंगे कि ये देखो कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, यानी अच्छा लड़का या लड़की वाले भाव तब नैतिकता का पालन करता है। और दूसरी जो स्तर है उसकी जो चौथी अवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी जैसा समाज में जो नियम है उनके प्रति सम्मान से नैतिकता पालन, जैसे कानून बनाया जैसे नियम बने उनको वो नैतिकता का पालन करता है, यानी जैसे है वैसे का वैसा अपनाता है बच्चा इस वाली अवस्था में। ठीक है,
तो दो स्तर बता दिए और उसकी दो दो यानी चार अवस्थाएं हमने डिस्कस कर ली। अब पहुंचते हैं तीसरे स्तर में यानी पश्च परंपरागत में। इसकी दो अवस्थाएं फिर से बताइए। पहली कौन सी बताइए है कि सामाजिक समझौते की, यानी जो नियम कानून है उनको बच्चे बदलना चाहता है कि नहीं ये गलत है इनको बदलो। फिर लास्ट में आंतरिक विवेक, यानी फिर बच्चा अंतरात्मा से सोचने वाला हो जाता है। इस वाली जो लास्ट वाली जो अवस्था है इसमें, यानी तीन स्तर और छह अवस्थाएं कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताई है। पर इसमें क्या है, बच्चे को किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। आज्ञा है दंड वाली और आदान प्रदान वाली तो नहीं है, यानी पहली अवस्था तो ये नहीं, जो परंपरागत है वो तो नहीं है। अब पहुंचते हैं हम परंपरागत, तो उसकी हो सकती है, यानी जैसा है वैसा है कि वैसा अपना रहा है बच्चा। तो कौन सी अवस्था होगी, दूसरा स्तर हो गया। और चौथी अवस्था में बच्चा ऐसा होता है, यानी जैसे नियम है वैसे के वैसा अपनाता है बच्चा। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमारा आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा कि औपचारिक चरण में है बच्चा। और 4 नंबर की जो अवस्था है उसमें कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव है, इस वाली अवस्था में है बच्चा। तब तक उसको किसी प्रकार के कोई सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 4 नंबर क्वेश्चन है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। 14 वर्षीय देविका, तो 14 वर्षीय यानी वो किशोर अवस्था में है, देविका किशोर अवस्था में। वो अपना जो स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करना चाहिए, यानी वो अपने जो निर्णय है वो खुद लेना चाहती है, स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनने की भावना विकसित कर रही है। इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा भाव कौन सी गुण वो विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा तो नहीं कर रही, अपने नियम खुद बना रही है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, स्वतंत्र बनना चाहती है। ठीक है, तो नियमों के प्रति घृणा तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा है स्वायत्ता, ये हो सकता है कि वो अपने निर्णय खुद लेगी और आत्मनिर्भर बनेगी, और वो निर्णय उसके भविष्य में किस प्रकार से उसका विकास करेंगे वो तय करेगी। ठीक है, तीसरा है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, यानी जो किशोरावस्था में होता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, माता पिता टीचर किसी की ध्यान नहीं देना, जो चल रहा है वैसे चलते रहना। परिपक्वता तो नहीं, इसमें आएगी स्वायत्ता, स्वतंत्र निर्णय लेना चाहती है, वो आत्मना चाहती है। 4 का 2 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट रहेगा, स्वायत्ता इसमें सही रहेगी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है। यानी जो जॉन ड्यूवी ने कहा था, क्या बताया उन्होंने, तीन जो है कि शिक्षा में तीन स्तर होते हैं, एक शिक्षण होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, यानी बच्चा होगा, शिक्षक होगा और पाठ्यक्रम हो, इन्हीं के माध्यम से शिक्षा चलती है। जॉन ड्यूवी ने ये कहा था। प्रगतिशील शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो बच्चे के फ्यूचर में काम आए, उसके भविष्य में उसके काम आए, ऐसी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा। यानी हमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके जीवन से संबंधित हो, वो उस शिक्षा का अपने जीवन में प्रयोग कर सके। ठीक है, ऐसी शिक्षा देनी है, वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। तो जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, यानी इन चार कथनों में से कौन सा इस बात को सही बता रहा है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो जॉन डीवी ने नहीं कहा। प्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र तो होना चाहिए, हर बच्चे को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, तो ये तो नहीं है। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये बात हो सकती है कि बच्चा अगर खुद से करेगा, कोई समस्या को खुद से सोल्व करेगा, तो वो सीखेगा कि कैसे मैंने किया, क्या किया और कितना किया, जो इस समस्या को मैं कर पाया, सक्षम हुआ, तो वो अपने इस अनुभव का अपने फ्यूचर में भी, अपने भविष्य में भी काम करेगा, वो जो अनुभव उसने प्राप्त किया समस्या को सुलझाने में। तो ये ठीक है, इसमें ये बात प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से सही है जो जॉन डीवी ने बताई है। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 का आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, भाषा
अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन यानी बोलने में से संबंधित विकार, कोई समस्या, अक्षमता है बच्चे को, वो नीचे जो चार ऑप्शन दिए उनमें से कौन सी है, यानी भाषा से संबंधित जो अक्षमता है वो कौन सी है, वो हमें बतानी है। पहला है चलागात, अप्रेष्य। दूसरा है पठन विकल्प है, डिसलेक्सिया, ये तो पढ़ने में दिक्कत होती है, भाषा इसमें नहीं होती। वाक संबंध रोग, एस्पिचेक्सिया। और चार है भाषा आघात, एफेजिया। तो ये इसमें राइट होगा, जो भाषा से संबंधित जो अक्षमता होती है बच्चे को, उसको क्या बोलते हैं, भाषाघात, एफेजिया बोलती हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को, इसमें बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, जो लिखा जैसे डी लिखा है तो इसको बच्चा बी पढ़ देगा। ठीक है, ये पढ़ने में दिक्कत होती है, इसमें वर्तनी में दिक्कत होती है बच्चे को। और जो डिस्कैलकुली होती है उसमें बच्चा गणना नहीं कर पाता, यानी उसमें बच्चे को गणना करने में दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया, उसकी जो लिखावट होती है लिखने में दिक्कत होती है। ग्राफ यानी ग्राफ हो गया लिखने से संबंध, लिखने में दिक्कत होगी, डिस्ग्राफिया बोलेंगे उसको। तो 6 का 4 नंबर ऑप्शन भाषागत एफेजिया बोलते हैं उसको। 7 क्या दिया हुआ है हमें, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है, यानी इससे संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। सबसे पहले बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। अब अपने सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, और क्या कहा है इन्होंने, जो अपने बुद्धि के सिद्धांत में पहले इन्होंने क्या बताया है, 7 भाग बताए थे कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। फिर क्या कहा है इन्होंने, बुद्धि 7 प्रकार की होती है। फिर कहा है कि बुद्धि एक प्रकार और जोड़ दिया इन्होंने, और वो प्रकार कब जोड़ा था, 1998 में जोड़ा था, 1998 में जोड़ा था वो प्रकार, 8वां। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। और कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए। और जो 8वां प्रकार है वो कब जोड़ा गया था, 1998 में, यानी इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बुद्धि कौन कौन सी, तर्कपूर्ण या गणितीय बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि है जिसमें बच्चा भाषा यानी बोलने में सक्षम होता है, उसकी बुद्धि भाषाई बुद्धि होगी। संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है, 3 बुद्धियां होगी। स्थानात्मक या देशिक, स्थान के प्रति जो बुद्धि होगी वो स्थान है। शारीरिक गतिक बुद्धि, प्रकृति के प्रति बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये 8 प्रकार बताए हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने। हमें बताना है कि इससे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, जो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहला ऑप्शन दिया है यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न विभिन्न पत्तियों की मांग करती है। तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। 4 क्या दिया, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यानी संबंध नहीं है। तो जो 3 नंबर का ऑप्शन क्या दिया कि प्रतिभाशाली बच्चे, यानी जिनकी बुद्धि एवरेज बच्चे से ज्यादा होती है, वो प्रतिभाशाली बच्चे यानी गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं, वो हर क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देंगे, न कि एक क्षेत्र में। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इससे संबंधित नहीं है। 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, यानी इसको कैसे स्वीकार नहीं कर सकते हम, इसका कारण बताना है हमें। पहला ऑप्शन क्या दिया, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा क्या, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। 3 क्या, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। 4 दिया, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। सामान्य बुद्धि यानी बच्चे को जो जन्मजात मिलती है वो सामान्य बुद्धि, जी फैक्टर बताया गया है उसको, तो ये उससे संबंधित नहीं है, ये सब इसमें बताया गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जिसके हिसाब से इसको वैध नहीं माना जाता है, सही नहीं माना जा सकता कि बहुबुद्धि कुछ होती है, इस सिद्धांत को वैध
नहीं माना जा सकता। तो पहला ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यानी अगर परीक्षण के विशिष्ट नहीं होगा तो एक परीक्षण से हम एक प्रकार की बुद्धि को मापन कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धियों के लिए हमें अलग अलग मापन की जरूरत पड़ेगी। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो यही इसमें राइट होगा। 8 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद है। यानी कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद है। यानी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। व्यक्ति विभेद क्या हो गया? विभेद हो गया अलग अलग व्यक्तिक, यानी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई एवरेज से कम है, या कोई और प्रकार की व्यक्ति पाई जा सकती है। यानी हर प्रकार का बच्चा है उस क्लास में। ठीक है, तो वो क्या करेगा? विद्यार्थियों के जो अधिगम उसमें सहयोग करेगा या नुकसान पहुंचाएगा, या कक्षा में जो अनुशासन है उसके पालन में कैसे क्या योगदान देगा, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वे विविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा है हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद उत्पन्न होते हैं। तीसरा क्या है? अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थान की गति को कम करते हैं। 4 है लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए? अगर कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता होती है। हो सकता है जो इंटेलिजेंट बच्चा हो वो अपने से जो कमजोर बच्चा उससे कुछ सीख ले, जो कमजोर बच्चा है वो अपने से जो ज्यादा जानकार है उससे कुछ सीख ले। यानी वो उनके संज्ञानात्मक विकास में योगदान देंगे। जो ऐसी जो स्थिति है कि हर क्लास में हर प्रकार का बच्चा है, वो उनके संज्ञानात्मक विकास में योगदान देगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और टीचर को भी यह समझने में मदद करेगा कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं ताकि हर बच्चे को हर चीज समझ में आए। तो क्या आ जाएगा? लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। यानी अध्यापक ऐसा बन जाएगा कि वो हर स्थिति में अपना शिक्षण बेहतर करवाएगा, अगर ऐसा माहौल है कि कक्षा में हर प्रकार का बच्चा है। तो क्या हो जाएगा? 9 का हमारा 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विद्यालय आधारित आंकलन। विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, विद्यालय आधारित आंकलन क्या हो गया? यानी विद्यालय में जो आंकलन करवाए जाए कि देखते हैं कि कौन सा विद्यालय अपने आप में श्रेष्ठ है। आसपास कई विद्यालय होते हैं, आपको पता है, ठीक है, एक क्षेत्र में। तो उनमें देखा जाता है कि कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है। तो ये ऐसा है कि हर विद्यालय अपने आप को जानेगा कि हम कहाँ पे हैं, दूसरा विद्यालय कहाँ है। उनसे उनको कुछ सीखने को मिलेगा, वो अपने विद्यालय को उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अभिप्रेरित होंगे। इस प्रकार से ये जो आंकलन है प्रारंभ किया गया था, विद्यालय आधारित आंकलन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है आपको कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रण किया जा सकता है, जो विद्यालय आधारित आंकलन है उससे। दूसरा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा है विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के लिए नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। 4 है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ये इसमें राइट आएगा कि जो विद्यालय है वो देखें कि कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है, कौन सा नहीं है। अगर हम श्रेष्ठ नहीं है तो क्यों नहीं है, उनसे कंपटीशन की भावना आएगी, वो अभिप्रेरित होंगे, अपने भी विद्यालय को बेहतर करना चाहेंगे वो। तो यही विद्यालय आधारित हमारा आंकलन है। 10 का 4 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं, यानी 3 विकल्प तो एक दूसरे से संबंधित है और एक विकल्प इनमें से ऐसा है जो अलग है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। 3 है प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना। 4 है स्वयं आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना।
जो 1, 2 और 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी और सी, वो कोई दूसरा ले रहा है किसी विद्यार्थी की प्रगति को जानने के लिए, जो प्रोग्रेस वो कर रहा है उसको जानने के लिए। यानी परीक्षक द्वारा वो लिए जा रहे वाले परीक्षण है। प्रश्नोत्तरों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना और क्विज प्रचारित करना, ये तीनों ही कोई परीक्षक ले रहा है विद्यार्थी की। पर जो 4 नंबर का जो ऑप्शन क्या है कि स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये विद्यार्थी अपना आकलन खुद कर रहा है, स्वयं आकलन के कौशल को वो विकसित कर रहा है, तो ये इनसे अलग है। ये स्वयं पे हो गया, ये दूसरों पे डिपेंड हो, तो ये अलग हो गया तीनों से, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 11 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। यानी कुछ पर्सन दिए गए और उनसे संबंधित उनका क्षेत्र दिया गया है कि ये किससे संबंधित है या नहीं है। चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सही है। पहला है, क्या आप अपने विद्यार्थी को उनकी मूल्यांकन। दूसरा है, पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। तीसरा है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। 4 है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो ही एक ऐसा है जो अपने क्षेत्र से संबंधित है, कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं और विश्लेषण, मूल्यांकन से विश्लेषण होता है कि कौन कहाँ है, ये हम अलग अलग उस चीज को जान पाएंगे। तो ये ही ऐसा है जो अपने क्षेत्र से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। वंचित जो जिनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, हर चीज उनको उपलब्ध नहीं है, वो किसी चीज से वंचित है, ऐसे विद्यार्थियों की भागीदारी सफल हो सके, आपको ऐसा क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। 4 है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं, यानी हर टाइम उनको ऐसे बोलना कि मैंने तो आपसे ये उम्मीद की थी कि आप इतना करके आओगे पर आप तो नहीं कर रहे हो, ऐसी अपेक्षाएं तो नहीं करनी हमें। यानी हमें उन पे ऐसा करना है कि इतने हम उनको सक्षम बना दे कि उनको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा उनको विश्वास दिला दें कि आप कर सकते हो, जितना आपको, जितनी आपकी क्षमता है मैं उसी हिसाब से आप कराऊंगा और आप कर लोगे उस चीज को। ऐसा अगर हम उनको विश्वास दिला देंगे तो उन बच्चों की जो भागीदारी है वो सफल हो जाएगी। जो वंचित बच्चे हैं जिनको हम शिक्षण करवा रहे हैं, अगर हम उनको विश्वास दिला देंगे कि हाँ आप कर लोगे, जितना मैं करवाऊंगा आप अच्छे से कर लोगे, ऐसी विश्वास हमें उनको दिलाना है, तभी वो सफल अपनी भागीदारिता को सिद्ध कर पाएंगे। तो 13 का क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। यानी 4 हमें विकार दिए गए हैं, उनमें से देखना है कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं बताना है हमें। पहला दिया आत्म विभव ऑटिज्म, दूसरा दिया पर मस्तिष्क घात, तीसरा है पर अभिघातक तनाव पोस्ट ट्रमेटिक, 4 है न्यून अवधान सक्रिय विकास। कौन सा, न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो कौन सा आपको लग रहा है जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्म विभव ये विकास से संबंधित है तो ये तो उसका उदाहरण है। पर मस्तिष्क घात ये भी हमारे विकास से संबंधित है तो ये भी हो गया। 4 क्या दिया, न्यून अवधान सक्रिय विकास, ADHD है ये, क्या है ADHD, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है ADHD। तो ये भी क्या है, हमारा विकासात्मक विकार है। यानी ये जो हमारे विकार है ये हमारे विकास में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। पर जो 3 नंबर पे दिया पर अभिघातक तनाव, ये तनाव स्ट्रेस,
ये हमारी चिंता से संबंधित हो गया, यानी नहीं हमें किसी चीज को लेके चिंता है, उससे हमारे अंदर तनाव आएगा। तनाव आएगा तो क्या होगा कि हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये किससे संबंधित होगा? चिंता से संबंधित होगा, न कि विकास से। तो यही इसमें राइट आएगा, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो 14 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 क्या दिया? बहु शिक्षण, शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम, सामग्री बहु आकलन तकनीकें था, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? यानी बहु शिक्षण, शास्त्रीय तकनीकें जो पुरानी तकनीक, वर्गीकृत अधिगम, ये सब किससे संबंधित है वो हमें बताना है। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण से, 3 पे है विभेदित अनुदेशन से, और 4 है पारस्परिक शिक्षण से। तो 15 का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही है? कि बहु शिक्षण, शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम, यानी एक से अलग है, यानी अलग अलग चीजें हैं, तो विभेदन तो हो गया। तो क्या होगा? विभेदित अनुदेशन है ये, अलग अलग प्रकार का शिक्षण है ये हमारा। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप भी नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण तो है नहीं। उपचारात्मक किसी चीज का हमें पता चलता है कि बच्चे को ये समस्या है तो उसका उपचार करना, वो तो नहीं है ये। पारस्परिक शिक्षण ये किसके हो गया? वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से आधारित हो गया। तो इसमें आएगा हमारा विभेदित अनुदेशन है ये। बहु शिक्षण, शास्त्रीय तकनीक, अलग अलग तकनीकों से अनुदेशन करना, पढ़ाना, अधिगम करवाना। तो 15 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। 16 क्या दिया हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? यानी प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हमें एक बात बतानी है, कौन सा उनके लिए सही है, जो दिए गए हैं ऑप्शन उनके साथ। वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, यानी वो सहयोगी अधिगम के लिए जरूरी है प्रतिभाशाली बच्चे होना। दूसरा है वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं, यानी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, यानी वो सिर्फ नेतृत्व का भाव रखेंगे और हमेशा सबसे ज्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे कि ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। ठीक है। तीसरा क्या? अपने उस स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। 4 है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो कौन सा आपको लग रहा है जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए हिसाब से सही है? तो ये क्या है? उस स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण, यानी प्रतिभाशाली बच्चे हो गए तो उनकी संवेदना हमेशा उच्च रहती है। तो अपनी इसी उच्च स्तरीय संवेदना की वजह से कभी कभी वो निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं, यानी उनकी संवेदना हाई है। अगर उनकी संवेदना के हिसाब से उनको काम नहीं मिला तो उस काम में वो अच्छे से रुचि नहीं होगी, उनके अभिप्रेत नहीं होंगे, तो उसमें वो क्या होगा? वो निम्न श्रेणी प्राप्त करेंगे, यानी अपने उस स्तरीय संवेदना के हिसाब से वो कभी कभी निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। ये प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए सही रहेगा। 16 नंबर का 3 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 17 क्या दिया? विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन यानी अपने आप को उस माहौल में समायोजित कर लेना। किस पर केंद्रित होता है वो हमें बताना है, और कहाँ पर? विद्यालय में। पहला दिया है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म गति, सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा है केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तीसरा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो क्या दिया है इसमें कि क्या सिर्फ जो नियोग्य बच्चे यानी जो बच्चे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर विद्यालय में समावेशन किया जाता है, यानी विद्यालय का माहौल ऐसा ही बनाया जाए कि जिससे ऐसा लगे कि जो बच्चे जिनमें किसी प्रकार की दिक्कत है उनके हिसाब से वो सही हो, बाकी बच्चों को छोड़ दो। ऐसा माहौल तो नहीं बनाना है, हर बच्चे के हिसाब से हमें विद्यालय का समावेशन करना है। तो क्या आएगा इसमें 17 का? फर्स्ट ऑप्शन क्या थी कि विशेष श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म गति, सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर आधारित हो, ऐसा समावेशन करना है। यानी हर बच्चे को ध्यान में रख के हमें विद्यालय का जो समावेशन करना है वो केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि या तो सिर्फ हम प्रतिभाशाली को देख रहे हैं या सिर्फ हम जो निष्क्रिय है, जो निर्योग्य है, जिनको किसी प्रकार की दिक्कत है, वंचित है, सिर्फ उनको नहीं, सबको ध्यान में रख के हमें क्या करना है? समावेशन करना है। तो क्या आएगा 17 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। 18 क्या दिया हुआ है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता यानी बच्चा क्या अपने आप को क्या समझता है, लाचार, बेबस, निस्सहारा, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लाचार हूँ, मुझे तो ये काम आता ही नहीं। वो अपने आप को इतना कमजोर, इतना वो समझता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे जो उसमें जो गुण आ जाते, गुण क्या बोलेंगे इसको, ऐसे जो उसमें भाव आ जाते हैं, वो क्यों है उसका हमें कारण बताना है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेने की वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। चार है अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो कौन सा लगता है जो आपको इसमें सही होना चाहिए? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये निस्सहायता का कारण है। यानी उन्होंने सोच ही लिया कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। वो अपने आप को इतना कमजोर, लाचार, बेबस, निसहारा समझने लग जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता ये। तो वो जो है वो निस्सहायता है हमारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 18 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, यानी एक जो बच्चा वो विद्यालय में लगातार जो उसका जो ग्रेड आ रहा है वो निम्न नहीं आ रहा है, यानी वो जो प्रोग्रेस करना चाहिए था वो इतना नहीं कर रहा, जैसा चल रहा था वैसा ही लगातार चलता जा रहा है, निरंतर वैसी ही प्रोग्रेस है उसकी, कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा है। तो अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है, यानी उसके जो अभिभावक है, माता पिता है, उनको क्या परामर्श दे सकते हैं। पहला है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। दूसरा है मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। जो तीसरा है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। चार है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। अगर इसमें हम जो पहला ऑप्शन है उसके हिसाब से देखें कि अगर वो अध्यापक के साथ में गंभीर रूप से अध्ययन करेगा, अध्यापक से पूछेगा, अध्यापक उसको बताएगा, अपनी समस्या उनके सामने रखेगा, तो अध्यापक उसका समाधान निकालेगा। अगर वो ऐसा काम करता है तो वो अपनी प्रगति को बढ़ा सकता है, उसकी जो श्रेणी है उसमें वो सुधार कर सकता है। अगर ऐसा परामर्श हम उसके अभिभावक को दें कि उनको बोले कि वो बच्चे को अध्यापक के साथ ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए कहे। तो 19 का आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। 20 क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। समस्या समाधान यानी जो हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं उसमें क्या बाधा नहीं पहुंचाएगा वो हमें बताना है। अंतर्दृष्टि, दूसरा है मानसिक प्रारूपता, तीसरा है मोर्चाबंदी और चार है निर्धारण। तो 20 में कौन सा लग रहा है आपको जो सही होना चाहिए कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, यानी हमारी जो सूझ है, जो हमारी अंतर्दृष्टि है उस स्थिति को लेके, उस समस्या लेको, वो उसमें कैसे बाधा पहुंचाएगी, वो तो उसमें सहयोग करेगी उसके समाधान में। तो ये इसमें राइट आएगा कि ये जो अंतर्दृष्टि है वो बाधा नहीं पहुंचाएगी समस्या समाधान में। बाकी मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, ये सब उसमें बाधा पहुंचा सकते हैं। तो 20 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 क्या दिया हुआ है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, यानी शिक्षिका है वो पूर्व पठित जो पहले उनको पढ़ा चुके हैं उसके हिसाब से जो अब उसने पढ़ाया उसका सारांश लिखने को बोल रही है। तो वो क्या करना चाह रही है, तो वह बच्चों में ऐसे कौशल का विकास करना चाह रही है कि वो अपना आकलन खुद से कर सके, अपने उन्होंने क्या सीखा है उसको देख सके, क्या उन्होंने अनुभव किया। तो पहला क्या है, बच्चों की पाठ समझने की सब शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से नए पढ़ने की आवश्यकता की संकेत दे रही है। तीसरा वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। चार है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल समरण करने को प्रेरित कर रही है। तो क्या आएगा, 21 में आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन कि बच्चों में ऐसी शैली विकसित करना चाह रही है
जिससे बच्चे उस पाठ को समझ पाए और उन्होंने जो पूरा अनुभव किया उसको भी याद कर पाए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 का। 22 क्या दिया हुआ है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? यानी एक बच्चा तो जो भाषा सीख रहा है वो उसकी मातृभाषा के रूप में है, पर दूसरा जो बच्चा है उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, यानी उसकी मातृभाषा अलग हो गई। ठीक है, तो वो किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, और दोनों करेंगे वो ऐसी त्रुटि। पहला अधिकाधिक समानीकरण, यानी समानीकरण करने में त्रुटि करेंगे। दूसरा है सरलीकरण करने में। तीसरा है विकासात्मक, और चार है अत्यधिक शुद्धता में। तो क्या आएगा, जो भाषा का जो विकास करे, विकास सीखेंगे वो कैसे हमें भाषा सीखनी है, क्या उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो विकास है, जो क्रम है, उसमें वो त्रुटि करें, यानी विकासात्मक त्रुटि दोनों करें। भाषा को सीखने में दोनों त्रुटि करेंगे, उसके विकास। तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 22। 23 क्या दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो परीक्षा हो गई, एक तनाव। तो परीक्षा में अगर हमारी तनाव है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, ये आपको पता है कि तनाव हमारी जो संज्ञानात्मक शक्ति है उसको प्रभावित करेगा। अगर संज्ञान प्रभावित हो गया, हमारे जो लर्निंग है अधिगम उसमें रुकावट आ गई, तो ये दोनों जो चीजें हैं हमारे जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको ये प्रभावित करेगा। तो परीक्षा में तनाव है, तो परीक्षा होगी हमारे संज्ञान वाले क्षेत्र से संबंधित। तनाव क्या है हमारा, एक क्या है तनाव, तनाव है हमारा भावना, यानी तनाव भाव है, चिंता से आई है हमारे तनाव, तो क्या हो गया, एक भाव है। तो ये परीक्षा होगी संज्ञान से संबंधित और तनाव होगी हमारी भावना। तो संज्ञान वाले क्षेत्र से संबंधित हो गया तो संज्ञान को प्रभावित करेगा, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 23 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 क्या दिया हुआ है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? एक अध्यापक उस बच्चे से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, यानी उसको परामर्श दे रहा है, जो पहले ठीक था पर किसी दुर्घटना की वजह से उसकी जो है वो प्रगति कम हो गई है। निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, जैसी थी वैसी अब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला, यह एक सब उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों में चुनने हेतु यह अच्छा संभावित परामर्श है। चार है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो 24 का आएगा हमारा कि अगर हम ऐसा उसको परामर्श दें कि आप किसी और क्षेत्र में किसी और जगह अपनी जो क्या है निष्पत्ति है उसको जानिए, उसको पहचानिए, उसका अन्वेषण कीजिए, खोज कीजिए। तो उसमें अगर ऐसा हम आत्मविश्वास ला देंगे तो वो उसके जो विकास है उसमें योगदान देगा। तो क्या आएगा, अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, ऐसी ये जो बातें हैं। क्या आ जाएगा, 24 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, यानी कौन सा उपाय है जो नीचे 4 ऑप्शन दिया उनमें से जो कम से कम कारगर होगा उसके रंगमंचीय कलाकार बनने में? पहला है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना, तो ये तो उसमें योगदान देगा, उसकी जो कलाकार बनने की इच्छा है उसको बढ़ाएगा, और उससे जो उसको छात्रवृत्ति मिलेगी उससे उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ेगी उस चीज में, तो ये तो ठीक है। दूसरा क्या है, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, तो ये भी ठीक है। ये एक क्या हो गया, नैतिकता का पालन हो गया, ये भी होना चाहिए। तीसरा क्या, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित हो, यानी अपने से जो बड़े हैं उनको सिर्फ खुश करने के लिए अगर वो ऐसा काम करेगा तो वो रंगमंचीय कला का ठीक है वहां तक बन जाएगा, पर उसका जो क्षेत्र है वो ज्यादा विस्तारित नहीं हो पाएगा।
सिर्फ वो बड़ों को खुश करने के लिए अगर ऐसा करेगा तो ये वाला जो उपाय है वो सबसे कम प्रेरक होगा उसके रंगमंचे कलाकार बनने में। 25 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 क्या दिया हुआ है? 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो कौन करता है ये बात करता है हमारे जो है मैस्लो, जिन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं बच्चे। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो इसमें बताया कौन से सिद्धांतकार यह बताते हैं कि बच्चे अपने वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो ये मैस्लो ने बताया, जो 5 आवश्यकताओं से होकर उनका सिद्धांत निकलता है। 26 का आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 27 क्या दिया हुआ है? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? नीचे जो 4 तत्व दिए हैं उनमें से देखना है कौन सा उसके लर्निंग में हेल्प करेगा, सहायक। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना। तो इससे तो बच्चे का बोझ बढ़ जाएगा, उसमें जो क्या है एक डर का, उस परीक्षा के प्रति वो डरने लग जाएगा। तो ये तो नहीं करेगा, सहायक नहीं होगा ये। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना। तीसरा है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। 4 है कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, यानी पीरियड के जो टाइम है उसको बढ़ा देना। तो ये भी नहीं होगा। जो 2 और 3 है उनमें से आएगा आंसर हमारा। पहले दूसरा क्या है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता, यानी उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको स्वतंत्र करना है, हमें उस चीज को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है कि ये अधिगम में उनकी सहायता करेगा। तो 27 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है? परिपक्व विद्यार्थी है। पहला है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। दूसरा है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 3 है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 4 है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, यानी एक परिपक्व विद्यार्थी, यानी जो ऐसा विद्यार्थी जो हर स्थिति में हर सिचुएशन में अपने आप को समायोजित कर सके, उसके अंदर जो द्वंद चल रहे हैं, यानी कैसे क्या करे, वो कौन सा निर्णय ले जो उसके लिए सही हो, उस चीज का अगर वो सोल्व कर लेगा, उसका समाधान निकाल लेगा, तो वो परिपक्व विद्यार्थी है। तो क्या आ जाएगा? अपनी बौद्धिकता के साथ, यानी अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके वो ऐसे सिचुएशन का चयन करे जो उसके लिए योगदान, जो उसके क्या हो, सहयोग करे उसके विकास में, तो वो सही परिपक्व विद्यार्थी है। 28 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 29 क्या दिया हुआ है? पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, यानी जब बच्चे को छोटा, जैसे आजकल हम बोलते हैं प्ले वे में छोड़ के आ रहे, तो बच्चा क्या चिल्लाता है? मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो चिल्ला के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फिर 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है, यानी जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेकंड क्लास में प्राथमिक विद्यालय में जाना स्टार्ट करता है, तो वही अपना जो तनाव है वो चिल्लाकर नहीं, यानी चीखे मार के नहीं बता रहा, क्या करता है वो कंधे में गर्दन की पेशियां तन जाती है उसकी, यानी वो अपने आप को ऐसा खींच लेगा, ऐसा कर लेगी उसका शरीर अकड़पन कि वो उसके गंदे और गर्दन की जो पेशियां वो तन जाएगी। तो व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत, सैद्धांतिक आधार, यानी जो उसके व्यवहार में ये जो परिवर्तन आया उसका क्या आधार है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, यानी ये जो परिवर्तन आया वो क्यों आया वो हमें बताना है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, दूसरा विकास निरंतरीय होता रहता है, तीसरा अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है, 4 विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होगा? विभेद, यानी उसने अलग कर दिया उस चीज कि पहले वो चिल्लाता था, अब उसने अपने तनाव को अलग प्रकार से विभेद कर दिया, और एकीकरण की उसमें तनाव अभी भी उस चीज को वो बरकरार रखे हुए एकीकरण। तो यही इसमें राइट हो जाएगा। 29 का जो हमारा क्या है 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करती है। प्रत्यु दूसरा है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। दूसरा है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तीसरा है विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विद्यालयकरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो अनुभव है हमारे, वो हमारे मस्तिष्क हमारे बुद्धि को प्रभावित करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों को होता है। तो जरूरी नहीं है उनका बुद्धि लब्धांक सेम हो, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि सेम भी हो पर अलग भी हो सकता है, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। पर पहला क्या है कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये बात सही है। अनुवांशिक बनावट यानी जो शारीरिक जो ढांचा है उसका, जो शरीर का जो आकार है, जो रूप है, जो रंग है, वो उसकी परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उसके जो प्रभावित करता है, प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करेगा। यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 30 का जो हमारा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो तीसरे टेस्ट सीरीज थी उसके 30 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए, यानी टोटल हमने 3 टेस्ट जो सीडीपी के वो डिस्कस कर लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।